हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक फर्स्ट। और आज हमारा यूनिट नंबर 3 का लेक्चर नंबर 8 है और आज का हमारा टारगेट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन कर्व फिटिंग। देखिए, कर्व फिटिंग के इससे पहले 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, कर्व फिटिंग बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। और जो पहले 2 लेक्चर हमारे कर्व फिटिंग के हुए हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि उन दोनों लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर हुए उसमें से जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था कर्व फिटिंग का, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, फिटिंग ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और यहां पर जो हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर की थी, वो स्ट्रेट लाइन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में थी y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और इस लाइन के अंदर हमने डेटा को क्या किया था, फिक्स किया था। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन डेटा होता है उसके हेल्प से हम ए और बी को कैलकुलेट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रही है? अब डेटा की हेल्प से ए और बी कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो उसके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप ए और बी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। जैसे हमने इस स्ट्रेट लाइन की यहां पर 2 नॉर्मल इक्वेशन बनाई है। उसके बाद ये जो नॉर्मल इक्वेशन हमने बनाई है, इसमें जो समेशन y है, समेशन x है, समेशन xy, समेशन x, समेशन x स्क्वायर, इनकी वैल्यू जो हमें गिवन डेटा होता है उसकी टेबल बनाते हैं और टेबल से ये सारी वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। उसके बाद अपने कैलकुलेटर से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमें a और b मिल जाता है और a और b को यहां पर पुट कर देते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाता है। तो ये हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि नॉर्मल इक्वेशन बनती कैसे है, नॉर्मल इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। तो देखिए, आप अच्छे जानते हैं इसमें जितने कांस्टेंट होंगे उतनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। यहां पर 2 कांस्टेंट है ए और बी, तो 2 ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। बनाने का तरीका क्या होगा, देखो यहां पर जो पहला कांस्टेंट है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो अगर पहले कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, जैसी इक्वेशन आपको दी गई है उस एज इट इज इक्वेशन का एक बार दोनों तरफ समेशन ले लेंगे। तो ये समेशन वाई हो जाएगा और समेशन ए की वैल्यू आप जानते हैं, समेशन ए की वैल्यू क्या होती है, समेशन ए की वैल्यू होती है एन ए। ठीक है ना, ये मैं बता चुका हूं ऐसा क्यों है। ठीक, उसके आगे बी बाहर कांस्टेंट है तो समेशन एक्स बचेगा, बी बाहर आ जाएगा। उसके बाद दूसरे कांस्टेंट के साथ यहां पर एक्स है तो आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक्स वाई हो जाएगा, इधर ए एक्स हो जाएगा और ये बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद। और अब इसका समेशन ले लेंगे। देखो, समेशन एक्स वाई, ए कांस्टेंट है बाहर आ गया समेशन एक्स और बी कांस्टेंट है बाहर आ गया समेशन एक्स स्क्वायर। देखिए, मैं नॉर्मल इक्वेशन पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी आ गई फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है उसके बाद बस। नॉर्मल इक्वेशन ही यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी कर्व आ जाए, किसी भी तरह का कर्व आ जाए, आपको सबकी नॉर्मल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था फिटिंग ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला। तो ये हमारी सेकंड डिग्री पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। क्या है ये, स्टैंडर्ड इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब इसकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहां पर 3 कांस्टेंट है एबीसी, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इक्वेशन। तो अब क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो 3 नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। बनाने का तरीका क्या होगा, देखो यहां पर भी जो पहला कांस्टेंट है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज इक्वेशन का समेशन ले लेंगे दोनों तरफ। तो समेशन वाई, ये समेशन ए होगा, समेशन ए आप जानते हैं कितना होता है, एन होता है। बी बाहर आ जाएगा समेशन एक्स, सी बाहर आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स। तो आप इस पूरी इक्वेशन को पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब। और अब क्या करें, अब इसका समेशन ले लें। तो देखो, इसका समेशन लेंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी, समेशन एक्स वाई, ए समेशन एक्स, बी समेशन एक्स स्क्वायर, सी समेशन एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थर्ड इक्वेशन कैसे बनेगी। अब देखो, यहां पर सी के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। और उसके बाद देखिए, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स की पावर 4 बन जाएगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद। और उसके बाद दोनों साइड में समेशन ले लीजिए। तो देखो, हमने दोनों तरफ समेशन ले लिया तो ये आ गया। तो कितना आसान है नॉर्मल इक्वेशन बनाना। तो आज मैं आपको हर टाइप के कर्व की नॉर्मल इक्वेशन बनाना
सिखा दूंगा और इनके ऊपर बेस्ड आज हम काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि 100% एक क्वेश्चन आएगा और बहुत ही आसान होता है, बस कैलकुलेटर का यूज करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, ये भी हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, यहां पर थोड़ा सा आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाने से पहले थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन वर्क करना पड़ेगा। देखिए किस तरह से, ध्यान दीजिए, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व, तो आपको कभी भी अगर एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाई दे, एक्सपोनेंशियल कर्व दिखाई दे, ये तो एक्सपोनेंशियल कर्व की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी आगे चल के हम एक्सपोनेंशियल कर्व की और भी फॉर्म पढ़ेंगे, लेकिन एक्सपोनेंशियल कर्व की चाहे कोई भी फॉर्म हो, सबको करने का तरीका एक ही जैसा है। और करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, लॉग लेंगे। क्या करेंगे, लॉग लेंगे। मैं शॉर्ट में जल्दी से बताता हूं, जैसे यहां पर ये y इक्वल टू ए ई की पावर में bx है, तो आप क्या करेंगे, इसमें दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करना है, आपको लॉग लेना है। देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व जितने भी होंगे सबको करने का तरीका सेम है, समझ लीजिए। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को आपको, लेकिन फिर से बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो दोनों तरफ आप लॉग लेंगे, और एक चीज और ध्यान रखिए, यहां पर लॉग टू द बेस 10 लिया जाता है। तो यहां पर हम लेंगे लॉग टू द बेस 10 y इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 ए ई की पावर में bx। अब यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, लॉग के फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस, देखो यहां log m और log n का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं, log टू द बेस 10 और e की पावर में bx। बात समझ में आ गई। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैं आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं, फिर भी एक बार यहां पर लिख देता हूं, log mn इक्वल टू log m प्लस log n, ठीक है ना, और log m की पावर m इज इक्वल टू n log m। इन दोनों फॉर्मूलों का हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखिए जरा, तो अब यहां पर e की पावर m का लगा दीजिए फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, log 10 y इज इक्वल टू log 10 a प्लस, अब यहां पर ये bx मल्टीप्लाई में आएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 10 e और x को बाहर कर देते, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना, बस अब लास्ट स्टेप है। देखो ये जो log टू द बेस 10 y है, क्योंकि यहां पर y वेरिएबल है, तो आप इसको कैपिटल Y मान लीजिए। क्या मान लीजिए, कैपिटल Y। log टू द बेस 10 y को हमने मान लिया कैपिटल Y इज इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो ये log टू द बेस 10 a भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसको एक हम नया कांस्टेंट मान लेते हैं कैपिटल A प्लस, देखो यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा b log 10 e, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कैपिटल B, और बाहर वो x ऐसे ही रहेगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके पास लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि आपका एक्सपोनेंशियल कर्व, जितने भी एक्सपोनेंशियल कर्व होंगे सब लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे यहां पर कन्वर्ट हुआ। अब आप देख सकते हैं a प्लस bx, और इसकी नॉर्मल इक्वेशन ये लिखी हुई है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो दोनों तरफ समेशन ले लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई करके समेशन ले लिया। तो ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करा रहा हूं, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये नॉर्मल इक्वेशन बनानी आ गई तो उसके बाद सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, सब में आपको टेबल बनानी है, कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेटर की हेल्प से आंसर निकालना है, बस, ठीक है। तो चलिए ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, यानी कि आपके जितने भी एक्सपोनेंशियल कर्व हैं सब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं तो। क्लियर हो गया। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिए कि यहां पर y की वैल्यू log टू द बेस 10 y है, a यहां पर log टू द बेस 10 a है, और b यहां पर b log टू द बेस 10 e है। क्यों, क्योंकि आप जब सॉल्व करेंगे नॉर्मल इक्वेशंस को, तो यहां से आपको कैपिटल A और कैपिटल B मिलेगा, उसके बाद में आपको कैपिटल A इसके इक्वल रखेंगे और यहां से y निकालेंगे, कैपिटल B इसके इक्वल रखेंगे और यहां से a निकालेंगे, क्योंकि आपको एक्चुअल में a और b चाहिए। चलिए बाकी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा, और ये मैं लास्ट लेक्चर में भी आपको समझा चुका था ना। अब ये देखो, ये हमने, अब ये हमारे पास नया टॉपिक है, मतलब नया टॉपिक नहीं है, नया टाइप है। अगर आप इसको ध्यान से देखें है तो ये पैराबोला ही ना,
पैराबोला, देखिए पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी वहां पर क्या थी, वहां पर हमने पढ़ा था a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये तो पढ़ा था। तो यहां पर क्या अंतर है, यहां पर ये a नहीं है, बस इतना बचा पार्ट, मैं यहां पर a लिख दिया या b लिख दिया, यानी कि यहां पर वो टर्म नहीं है जिसके जो कांस्टेंट थी, जिसके साथ वेरिएबल नहीं था, वो टर्म यहां से हटा दी गई। बात समझ में आ गई। तो एक्चुअल में ये पैराबोला ही है, बस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, क्योंकि देखिए जो भी सेकंड डिग्री का कर्व होगा वो सब पैराबोला ही होंगे। क्लियर है। तो क्या करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। अब यहां पर देखो कितने कांस्टेंट है इसमें, एक और दो, तो कितनी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी इसकी, दो ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। भाई जब दो कांस्टेंट है तो दो ही नॉर्मल इक्वेशन बननी चाहिए, तो दो ही नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। अब यहां पर जरा ध्यान से देखो, जो पहला वाला कांस्टेंट है उसके साथ क्या x है, तो याद रखना यहां पर जो पहली वाली नॉर्मल इक्वेशन आएगी वो डायरेक्ट नहीं आएगी। कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, डायरेक्ट समेशन लगा देते हैं, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे इसमें। क्यों, क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट है उसके साथ x मल्टीप्लाई है, यहां पर कोई भी ऐसा कांस्टेंट नहीं है जिसके साथ x मल्टीप्लाई ना हो, तो इसलिए आप पहले इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो देखिए जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा xy इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब। अब आप इसका समेशन लेंगे, तो देखो समेशन लेंगे क्या मिलेगा, समेशन xy a समेशन x स्क्वायर प्लस b समेशन bx क्यूब। कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन के आगे x स्क्वायर और x क्यूब आएगा ना। अब दूसरे वाले कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अब आप इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स की पावर 4। और अब इसमें आप दोनों तरफ समेशन ले ले तो आपको सेकंड नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। बात समझ में आ गई, आपको सेकंड नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, मिल जाएगी। तो ये लिखी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन आ गई। अब इनके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस की टेबल मैंने पहले से बनाई हुई है, क्योंकि अगर मैं यहां पर खड़े होकर कैलकुलेशन करूंगा कैलकुलेटर से तो समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, और इसमें कुछ करना तो है नहीं कि आपको इसमें अपने आप से कुछ नहीं करना, आपको तो कैलकुलेटर में वैल्यू एंटर करनी है और यहां पर लिखते चले जाना है। समझा मैं आपको देता हूं कि करना कैसे है। अब जरा ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो हमारा मेथड है नॉर्मल इक्वेशन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि नॉर्मल इक्वेशन का जो डेरिवेशन होता है उसमें हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से बनी है, इसीलिए हम इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। वैसे एक्चुअल में यहां पर हम लीस्ट स्क्वायर मेथड नहीं लगा रहे हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड कब अप्लाई होता है, जब हम नॉर्मल इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। चलिए, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द कर्व। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर इक्वेशन ऑफ द कर्व लिखूंगा। देखिए करने का तरीका क्या होगा, पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे, है ना, जिसमें आपको डेटा को फिक्स करना है। तो जिस कर्व में आपको डेटा को फिक्स करना है वो कर्व क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये वो कर्व है जिसके अंदर आपको डेटा क्या करना है, फिक्स करना है। तो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 ना। अब क्या करेंगे, अब इसके नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशन देखिए क्या होंगी, हमने अभी लिखी थी। तो यहां पर पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई आ जाएगा, तो यानी कि समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, a बाहर रहेगा तो समेशन एक्स स्क्वायर प्लस समेशन, सॉरी पहले b बाहर आएगा, b समेशन एक्स क्यूब। ये हमारी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ गई। और थर्ड नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड नॉर्मल इक्वेशन, थर्ड नॉर्मल इक्वेशन, सॉरी सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, ये तो फर्स्ट थी, इक्वेशन नंबर 2 है लेकिन फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन है। नाउ सेकंड नॉर्मल इक्वेशन देखिए जरा। अब इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए और समेशन लीजिए, तो समेशन एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स क्यूब। देखो ये एक्स क्यूब हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, वो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी बाहर आएगा
और समेशन x की पावर 4, और ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों की दोनों हमारी क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान दो। अब ये जो नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास आ रही है, इसमें समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स क्यूब है ना, समेशन एक्स की पावर 4 भी है, समेशन एक्स की स्क्वायर वाई भी है। तो आपको क्या करना, अब आपको गिवन डेटा पे जाना, आपको एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर गिवन है। तो ये एक्स है, ये वाई है, आप इसको क्या करो, ये हॉरिजॉन्टल रो आपको दिए, इनको कन्वर्ट कर दो वर्टिकल कॉलम में। तो एक कॉलम आप एक्स का बनाएंगे, एक कॉलम आप वाई का बनाएंगे। एक्स कॉलम में एक्स की वैल्यू लिख देंगे, वाई कॉलम में वाई की वैल्यू लिख देंगे। क्लियर हो गया? अब आपको जो जो चाहिए उसका कॉलम बनाते चले जाएं। जैसे आपको क्या चाहिए, यहां पर एक्स स्क्वायर चाहिए, तो देखो एक कॉलम में मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। एक्स क्यूब भी चाहिए तो एक कॉलम में एक्स क्यूब लिख दिया। एक्स की पावर 4 भी चाहिए तो एक कॉलम में एक्स की पावर 4 लिख दिया। यहां पर एक्स वाई भी चाहिए तो एक कॉलम में एक्स वाई लिख दिया, और एक्स स्क्वायर वाई भी चाहिए तो एक कॉलम में एक्स स्क्वायर वाई हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पर तो समेशन चाहिए, तो समेशन भी मिलेगा, पहले इनको आप लिखिए और इनको कैलकुलेट करिए और उसके बाद ऐड करिए, ऐड करने पे ही तो समेशन मिलेगा। तो अब देखो ये x का कॉलम है, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम है, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर करके यहां लिख देना। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब इसका क्यूब कर दो, क्यूब देखो यहां आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। यहां पर इनकी पावर 4 करके लिख दो सबकी। 1 की पावर 4 1, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 18 81, और 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 4 625। उसके बाद एक्स वाई, ये रहा एक्स का कॉलम, ये रहा वाई का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1.8 1.8, 2 इंटू 5.1 10.2। इसी तरह से इसका भी मल्टीप्लाई करके लिखते चले जाओ सामने, एकदम लिखना सामने ही है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर ये रहा और वाई ये रहा, दोनों को मल्टीप्लाई करो और इस कॉलम के नीचे लिख दो। कितना आसान है भाई, कैलकुलेटर से करना है आपको, है ना। जो सिंपल है उसको डायरेक्ट कर दो, जो सिंपल नहीं है उसको कैलकुलेटर से कर दीजिए। अब क्या करना है, अब देखो आपको समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो इन सब को जब आप ऐड करोगे, इन सब का जो एडिशन होगा वही तो समेशन एक्स स्क्वायर होगा। इन सब का एडिशन समेशन एक्स क्यूब होगा, इन सब का एडिशन समेशन एक्स पावर 4 होगा, इन सब का एडिशन समेशन एक्स वाई होगा, और इन सब का एडिशन समेशन एक्स स्क्वायर वाई होगा। अब आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज आपको इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देना है, और ये दो इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो यहां पर आपके पास बन जाएंगे दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ रही है? यहां पर आपकी दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे इन टू वेरिएबल। तो चलिए आगे चलते हैं और इन सभी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट दीज वैल्यूज इन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2 and 3, इन इक्वेशन नंबर 2 and 3। तो 2 और 3 में सबको पुट कर देंगे हम। देखो जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर 2 ये समेशन एक्स वाई है ना। देखो अब मैं पहले एक काम करता हूं, पहले राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, जब हम वैल्यू लिखेंगे तो इसको लेफ्ट में लिखेंगे और इसको राइट में लिखेंगे, तो इसलिए मैं पहले राइट वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 55, तो ये 55a हो जाएगा। कितना बनेगा 55a। समझ में आ गया कैसे, क्योंकि समेशन एक्स स्क्वायर 55 है, तो 55 इंटू ए 55a। आगे चलते हैं, प्लस अब यहां पर है समेशन एक्स क्यूब, समेशन एक्स क्यूब देखो कितना है 225, तो 225b बनेगा। 225b इज इक्वल टू, चलिए यहां तक पहुंच गए। अब समेशन एक्स वाई कहां है 194.1, तो यहां पर मैं लिखूंगा 194.1। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 पे। देखो यहां पर देखो समेशन एक्स क्यूब कितना है 225, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा 225a प्लस, चलिए समेशन एक्स की पावर 4 979 इज इक्वल टू, और ये इक्वल टू में आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर वाई, और ये है 822.9। अब ये देखो क्या है, यहां पर दो लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल, है ना। इसको मैं नाम दे देता हूं
इक्वेशन नंबर 4 और इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 5। अब आप जानते हैं कि आपने लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना सीखा था। काफी सारे मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, लेकिन यहां पर आपको उनमें से कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है। आपको इनको डायरेक्ट सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, है ना। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। देखिए, क्योंकि आप लोग बीटेक में हैं और बीटेक में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ होता है ना। अगर बाई चांस कहीं पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो उनको तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन एक चीज और बता दूं, जहां पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है वहां पर कैलकुलेशन आसान आती है। वहां पर इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी भी नहीं। करने का तरीका यही होगा, लेकिन कैलकुलेशन आसान होगी अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो। वैसे सभी में कैलकुलेटर अलाउ होता है। तो चलिए देखते हैं कितना आएगा। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर की हेल्प लेंगे। कैलकुलेटर, 1 मिनट में कैलकुलेटर ले लेता हूं। चलिए, तो देखिए कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। तो आप जानते हैं कैलकुलेटर से यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो आप क्या करेंगे, मॉड का बटन प्रेस करेंगे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को अच्छे से आता होगा। तो जब आप मॉड का बटन प्रेस करते जाएंगे तो वहां पर इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे अननोन पूछा जाएगा, कितने अननोन है, यहाँ पर 2 ही अननोन है, ए और बी। तो 2 पर क्या करेंगे, आप प्रेस कर देंगे। अब आपसे पूछा जाएगा A1। अब जरा ध्यान देना, A1 क्या होगा, जो A का कोफिशिएंट है वो A1 है, तो आप 55 एंटर कर देंगे, इक्वल प्रेस करेंगे। अब B1 पूछा जाएगा आपसे, तो 225 एंटर कर देंगे, फिर प्रेस करेंगे, इक्वल। फिर आपसे पूछा जाएगा C1, तो 194.1, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। अब A2 पूछा जाएगा तो 225। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा B2 है 979, फिर इक्वल प्रेस करेंगे। और अब C2 पूछा जाएगा तो 822.9, और जैसे ही आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर देखिए A कितना आएगा, A आपका आ जाएगा 1.5128, ऐसा कुछ आ रहा होगा। आप इसको 1.51 लिख दीजिए या 1.52 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा A। एक बार और इक्वल को प्रेस करेंगे तो अब आपके पास आएगा B, और B आएगा 0.49। 0.49, मैं 2 ही नंबर तक लिख रहा हूं, ये आपके पास आ जाएगा A और B। बस आपका आंसर आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट A एंड B, पुट A एंड B इन इक्वेशन नंबर 1, और जैसे ही आप 1 में पुट करेंगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या आती है आपकी, y इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू ax प्लस bx स्क्वायर। तो यहां पर a और b पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू a कितना है 1.51, x प्लस b कितना है 0.49 x स्क्वायर। तो देखिए हमने यहां पर डेटा को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, किसमें, पैराबोला की इक्वेशन में। तो इट इज अ पैराबोला। क्या है ये एक पैराबोला है। दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला, रिक्वायर्ड पैराबोला। बोलो, बात समझ में आ गई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस ये टेबल आपको बनानी है, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेटर की हेल्प से आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए आज मैं आपको किसी भी टाइप का कर्व आ जाए ना, सब आपको करने आ जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कर्व को ध्यान से देखो। अब हम इस कर्व के अंदर डेटा फिक्स करेंगे, ठीक है ना, इस कर्व के अंदर डेटा फिक्स करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, देखो ये स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, है ना, स्टैंडर्ड कर्व नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी कर्व आ जाए हम सब में डेटा को फिक्स कर देंगे। देखिए एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, सिलेबस में आपके केवल लिखा होता है स्ट्रेट लाइन, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल कर्व, बात समझ में आ रही है। लेकिन वो चीजें आपको हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो हमारे पास कर्व है, इस कर्व के ऊपर बेस्ड कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल होते हैं। क्या करना है अब आपको, इसकी नॉर्मल इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाएंगे, अब जरा ध्यान से देखो। यहां पर पहला कांस्टेंट है C0। क्या है यहाँ पर पहला कांस्टेंट, C0 है।
और अगर आप ध्यान से देखें तो सी नॉट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/x सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सी नॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x। तो आप करेंगे क्या, आप इस इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को पहले 1/x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ऐसा कह लीजिए पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे। तो ये आ जाएगा y/x इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन, क्योंकि आप x से डिवाइड कर रहे हैं तो सी नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक x पहले से ही था, प्लस C1 अंडर रूट ऑफ x अपॉन x आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए पहले, देखिए y/x इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1, इसको देखो ध्यान से, ऊपर रूट x है नीचे x है, तो ये क्या आ जाएगा, C1 अपॉन रूट x आ जाएगा। फिर रूट x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर x बन जाएगा, नीचे x रूट x बन जाएगा, x कट जाएगा, नीचे रूट x बचेगा। इसका मतलब अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं x से डिवाइड कर देता हूं, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, ध्यान से समझिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को x से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं इस तरह से, तो सी नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस C1 अंडर रूट ऑफ x अपॉन x आ जाएगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो y/x सी नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस C1 अपॉन अंडर रूट में x बचेगा। इसमें दोनों तरफ आप समेशन ले लीजिए, देखिए समेशन लेंगे तो समेशन y/x सी नॉट बाहर आ जाएगा, समेशन 1/x स्क्वायर, C1 बाहर आ जाएगा, समेशन 1/√x। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ 1/x से पहले मल्टीप्लाई किया। क्यों किया ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है आपको पूरी टर्म को पहले उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर ये सी नॉट 1/x से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो हम पहले एज इट इज समेशन ले लेते, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा कांस्टेंट देखो, दूसरे कांस्टेंट के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट एक्स, तो पहले आप इस पूरी इक्वेशन को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, पूरी इक्वेशन को रूट एक्स से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा y√x इज इक्वल टू सी नॉट रूट एक्स अपॉन में x प्लस C1 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, y√x इज इक्वल टू, यहां पर देखो ये सी नॉट अपॉन रूट एक्स आ जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि जब रेशनलाइजेशन करोगे तो रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, ये x बन जाएगा, x कट जाएगा, 1/√x बच जाएगा, प्लस यहाँ रूट एक्स इंटू रूट एक्स, x बन जाएगा तो C1 x बनेगा। अब इसका आप समेशन ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका यहां पर इसका समेशन लेंगे, यहां पर इसका समेशन लेंगे। तो मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चल, तो इसका समेशन लेंगे तो सेकंड नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, यूज मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द कर्व, देखो बिल्कुल सेम वही कर्व लिखा। अच्छा, एक चीज का और ध्यान देना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहां पर सी नॉट और C1 ही लिखा होगा, हो सकता है यहाँ पर A और B लिख दे, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वो अलग हो गया, है ना। देखिए, आपको बस नॉर्मल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, आगे का प्रोसीजर तो सेम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व। यहां पर जरा ध्यान दें, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, इक्वेशन ऑफ कर्व, तो ये हमारे पास है y इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन में x प्लस C1 अंडर रूट में, ठीक है। अब हम इसकी लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन, तो इसको तो हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 ना, नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी वो मैंने आपको भी समझा ही दिया है ना। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन लिख रहा हूं, तो पहली नॉर्मल इक्वेशन इसको डिवाइड करके बनेगी, तो समेशन y/x इज इक्वल टू सी नॉट बाहर रहेगा, समेशन 1/x प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे ना तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना, ये y/x हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये C1 बाहर आएगा और समेशन में 1/√x बन, तो ये हमारी होगी फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 2। नाउ सेकंड नॉर्मल इक्वेशन, देखिए सेकंड क्या बनेगी, अब इसको क्या करना था, रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना था, तो ये y√x और इसका समेशन आ जाएगा, है ना। ये कैसे आई मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड पे समझाया था,
रूट एक्स, यहां पर अगर आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी नॉट तो बाहर रहेगा, समेशन 1/√x बनेगा, प्लस और ये C1 बाहर रहेगा और ये समेशन बन जाएगा आपका x, और ये आपकी आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 3, लेकिन नॉर्मल इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब इसकी जो टेबल है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे पहले से बना के रखी हुई है, क्योंकि यहां पर स्पेस कम था तो मैंने उसको क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड पे बना दिया। तो देखो ये हमारे पास x है, ये y है, तो एक x का कॉलम बनाएंगे, उसके नीचे सारी वैल्यू आ जाएंगी, y का कॉलम बनाएंगे, उसके नीचे सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, ये x का कॉलम, x के नीचे सारी वैल्यू, y का कॉलम, y के नीचे सभी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या। देखो समेशन y/x चाहिए, समेशन 1/x² चाहिए, समेशन 1/√x चाहिए, और समेशन y√x चाहिए, समेशन x चाहिए, है ना। तो देखो एक तो समेशन x चाहिए, तो समेशन x कैसे मिलेगा? x वाले कॉलम को ऐड कर दो, समेशन x आ जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर देखो समेशन y/x चाहिए, तो पहले y/x निकालो। कैसे आएगा y/x? देखो 21 को 0.1 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। 11 को 0.2 से डिवाइड करो, ये मतलब y के कॉलम को x के कॉलम से डिवाइड करते जाओ और यहाँ लिखते जाओ, और फिर इन सबको ऐड करोगे तो समेशन y/x मिल जाएगा। तो आपको y√x भी चाहिए, तो देखो y√x कैसे मिलेगा? y आपके पास ये रहा, और ये जो x है इसका पहले आप रूट लेंगे। इसका क्या करेंगे? पहले आप रूट लेंगे। इसका रूट लेने के बाद इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप एक एक्स्ट्रा कॉलम और बना लीजिए और उसमें पहले √x को लिख लीजिए सारे, और उसके बाद y और √x का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y और √x का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा। उसके बाद 1/√x आपको करना है, तो 1 को डिवाइड करना है x के रूट से और यहां लिखते जाना है। उसके बाद 1/x² आपको करना है, तो ये रहा आपके पास x, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और जो स्क्वायर आएगा उसको, स्क्वायर आएगा उससे 1 को डिवाइड करेंगे, तो आपका ये कॉलम तैयार हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? इन सबको ऐड करा, समेशन x मिला, इन सबको ऐड करोगे समेशन y/x मिलेगा, इनको ऐड करोगे तो समेशन y√x मिलेगा, इनको ऐड करोगे तो समेशन 1/√x मिलेगा, और इन सबको ऐड करोगे तो समेशन 1/x² आपको मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है? इन सभी वैल्यूज को उठा करके यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। बात समझ में आ गई? तो मैं यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ना, पुट। देखिए टेबल हमारी आगे है, आपको ऐसा नहीं करना है। आप पहले ये इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने टेबल आगे बनाई है, कैलकुलेशन में पहले कर रहा हूं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। तो 2 और 3 में सभी वैल्यूज को कैलकुलेट पुट कर दीजिए जो कि आपने टेबल से निकाली है। तो देखिए सबसे पहले समेशन y/x है ना ये, लेकिन हम ये जो लेफ्ट वाली साइड है हम इसको राइट में लिखेंगे, हम राइट वाली पहले लिख लेते हैं। तो समेशन 1/x² कितना है? समेशन 1/x² ये रहा, कितना है? 136.5, 136.5। तो यहां पर मैं लिखूंगा 136.5, ये समेशन 1/x² की वैल्यू, और C0 इसके साथ आ जाएगा, C0 प्लस, अब यहां पर आ जाओ समेशन 1/√x, तो समेशन 1/√x ये रहा 10.10081, 10.100 कितना आएगा? 10.10081 ये, और इसके साथ क्या है? C1 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में ये वाली साइड लिखेंगे समेशन y/x, तो समेशन y/x कितना है? ये है 302.5, 302.5, तो इक्वल टू में कर देंगे 302.5। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, ठीक है ना। इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 4 हो गई। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 4 ना। अगली इक्वेशन बनाते हैं। देखो यहां पर देखो, पहले मैं राइट हैंड साइड लिखूंगा, तो समेशन 1/√x कितना था? समेशन 1/√x, हाँ 10 पॉइंट है ना, 10 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 10.10081, और साथ में इसके C0 है प्लस। अब यहां पर आ जाओ √x, √x कितना था? समेशन √x था 4.2, तो
तो यहां पर लिखूंगा मैं 4.2 और इसके साथ आ जाएगा C1। अच्छा, इसको मुझे थोड़ा नीचे लिखना था, है ना, नीचे लिखते हैं 10.10081 C0 प्लस 4.2 C1 इज इक्वल टू में आएगा समेशन y रूट एक्स। तो समेशन y रूट एक्स ये रहा 33.71 524 और ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करेंगे, नाउ सॉल्व 5 4 एंड 5, सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। तो चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, एक तो आपको यहां से मिलेगी C0 की वैल्यू और एक आपको मिलेगी C1 की वैल्यू, है ना। एक तो आपको मिलेगा यहां से C0, देखिए C0 कितना आएगा, कैलकुलेटर का यूज करते हैं। फिर से आप मॉड का बटन प्रेस करेंगे, इक्वेशन पे जाएंगे, कितने अननोन है, 2 अननोन है। A1 की वैल्यू देखो जरा, A1 136.5 A1, B1 कितना है 10.10081। उसके बाद C1 कितना है 302.5। उसके बाद A2 है आपके पास 10.10081। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा B2 4.2 है तो 4.2 और C2 33.71524 और अब इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास C0 की वैल्यू आ जाएगी 1.97326 क्या लिख लेते हैं 97326। चलिए एक और नंबर लिख देता हूं 7। ये हमारी C0 की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, C0 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ये रही। अब यहां पर स्पेस नहीं है तो बाकी मैं C1 की वैल्यू आगे लिखता हूं। देखिए यहां पर, चलिए मैं दोनों ही लिख देता हूं पहले यहां पर, है ना। तो देखो C0 कितना है, ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों वैल्यू यहीं पर लिख रहा हूं। C0 आपके पास आ रहा है 1.97327 उसके बाद आप C1 की वैल्यू लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, C1 आ जाएगा 3.281। एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लें, 81 है ना, 3.281 इतना मैंने लिख दिया। C0 भी आ गया, C1 भी आ गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। पुट C0 एंड C1 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, देखिए क्या मिलेगा। इक्वेशन 1 क्या दी हमारी, y इक्वल टू C0 अपॉन x। तो y इज इक्वल टू C0 यानी कि 1.97326 अपॉन में x प्लस C0 अपॉन x था ना, हाँ C0 अपॉन x और C1 रूट x। ये C1 है, इसके साथ रूट x, स्पेस कम पड़ रहा है ना, स्पेस देखो जरा थोड़ा सा छोटा करके लिखता हूं। तो यहां पर हमारे पास y इज इक्वल टू C0 अपॉन x मतलब 1.9733 पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, इतना लिख देता हूं अपॉन में x प्लस तो C0 अपॉन x प्लस C1 रूट x। C1 हमारे पास ये रहा 3.281 इतना लिख देता हूं और इसके साथ में है रूट x और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर भी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेटर का यूज करना आना चाहिए, बाकी कुछ और यहां पर नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट कर्व हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस कर्व के ऊपर बेस्ड है। ठीक है ना। आज आपको हर तरह के कर्व की नॉर्मल इक्वेशन बनाना आ जाएगा। नॉर्मल इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। अगर अब तक आपको नॉर्मल इक्वेशन जितनी मैंने बताई अगर वो समझ में आ गई तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, इसकी नॉर्मल इक्वेशन अपने आप बनाएं। यहाँ पर लिखी हुई है, अपने आप बनाएं। देखिए कितना आसान है नॉर्मल इक्वेशन को बनाना। देखिए जरा, देखो यहाँ पर कितने कांस्टेंट है, ए और बी, दो कांस्टेंट है तो दो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी। ये बात तो समझ में आ गई। पहला वाला जो कांस्टेंट उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे तो सबसे पहले इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इसके दोनों तरफ समेशन लेंगे, तो देखो इसका समेशन लेंगे तो समेशन एक्स वाई, इसका समेशन लेंगे तो ए बाहर आ जाएगा समेशन एक्स स्क्वायर, और जब b का आप समेशन लेंगे तो ये एन बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एन बी बन जाएगा। तो ध्यान रखना पहले आप इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई ए एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा प्लस बी, और इसका लेंगे आप समेशन। बात समझ में आ गई। इसका क्या करेंगे आप? समेशन लेंगे। आगे बढ़े। अब क्या करना, देखो यहाँ पर दूसरा वाला जो कांस्टेंट है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो आप पूरी इक्वेशन को पहले x से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगी y अपॉन एक्स। और देखो ax को x से डिवाइड करोगे तो a आएगा, और इसको x से डिवाइड करोगे तो b अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसका दोनों तरफ क्या करेंगे आप? समेशन ले लेंगे, और जैसे आप समेशन लेंगे दोनों तरफ आपको सेकंड नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। देखिए y अपॉन एक्स का समेशन, a का समेशन क्या होगा? एन ए, और b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समेशन। तो कितना आसान है नॉर्मल इक्वेशन बनाना किसी भी कर्व के लिए। चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। फिट अ रिलेशन y इक्वल टू ax प्लस b अपॉन एक्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग डेटा यूजिंग द मेथड ऑफ स्क्वायर लीस्ट स्क्वायर। देखो ये वापस अगर आप देखो तो सेम कर्व है जो हमने नॉर्मल इक्वेशन अभी बनाई, जिसकी वही तो कर्व है ना। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? इस कर्व की इक्वेशन लिखनी है ना। इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहां पर जरा ध्यान दें कि कर्व की इक्वेशन क्या होगी। इक्वेशन ऑफ द कर्व देखिए जरा, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे इसकी नॉर्मल इक्वेशन। देखिए जरा, नॉर्मल इक्वेशन, तो नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखना आ ही गया है ना। नॉर्मल इक्वेशन, इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगी? पहले क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे हम करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बाहर आएगा समेशन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्योंकि x से x कट जाएगा तो ये बन जाएगा n इंटू बी, जैसे कि यहाँ पर बन गया। ठीक है। अब इसको पहले x से डिवाइड करेंगे फिर समेशन लेंगे, यानी कि समेशन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, और ये बन जाएगा एन ए, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा, ए बचेगा, ए का समेशन एन ए प्लस बी बाहर आएगा, और समेशन में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा जैसा कि यहाँ बना। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इतना काम तो हमने कर लिया। अब आप जानते हैं क्या करना है। अब आपको टेबल बनानी है अगेन, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम था, टेबल मैंने नेक्स्ट पेज पे बनाई है। तो चलिए टेबल में चलते हैं। टेबल से हमें क्या निकालना है? टेबल से हमें समेशन एक्स वाई फाइंड करना है, समेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, समेशन वाई अपॉन एक्स फाइंड करना है, और समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। अच्छा यहाँ पर जो n है, n क्या होगा? यहाँ पर n होगा नंबर ऑफ डेटा। कितना डेटा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर n की वैल्यू 8 होगी। n की वैल्यू कितनी होगी? 8। देखिए इससे पहले जो हमने 2 क्वेश्चन करे है ना, इसमें कहीं भी n नहीं बना, इसमें भी कहीं पर n नहीं आया। बात समझ में आ रही ना। तो n कहाँ आएगा? जहां पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल नहीं होगा वहीं पर n आएगा, और n का मतलब है नंबर ऑफ डेटा। कितना डेटा आपके पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आपके पास क्या है? ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास हो गए 8। चलिए अब टेबल की तरफ चलते हैं। तो देखो x के नीचे मैंने x का कॉलम, देखो x में क्या, x की वैल्यू क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 1 के x के नीचे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया, y के नीचे y की वैल्यू लिख दी। अब हमें यहाँ पर देखो कहीं भी समेशन x और समेशन y नहीं चाहिए, इसलिए हमने इन दोनों कॉलम को ऐड नहीं किया है।
ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखो समय एक्स वाई चाहिए समेशन। तो समेशन एक्स वाई के लिए पहले आपको एक्स वाई निकालना पड़ेगा। एक्स वाई का मतलब है इन, देखो 1 को 5.4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर 5.4 आएगा। तो इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाओ, तो ये पूरा कॉलम बन के तैयार हो जाएगा। इस पूरे को ऐड कर दो तो आपको समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर। तो पहले आपको एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये एक्स का कॉलम है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए। फिर जब आप इसको ऐड करेंगे तो समेशन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर y अपॉन एक्स, तो आप y को x से डिवाइड करो। देखो 5.4 को 1 से डिवाइड करो 5.4 आएगा, 6.2 को 2 से डिवाइड करो 3.1 आएगा। आप पूरे कॉलम को डिवाइड करते जाएं और यहाँ लिखते जाएं। ध्यान से करना है, कैलकुलेटर से करना है। तो ये इस सब पूरे कॉलम को जब आप ऐड करोगे तो समेशन y अपॉन एक्स आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आपको क्या करना है, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर का कॉलम, आपको 1 से 1 को डिवाइड करना है इन सभी नंबर से। देखो 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ लिख दोगे। 1 को 4 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। 1 को 9 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। 1 को 16 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। कैलकुलेटर से करेंगे आप और यहाँ पर लिखते जाएंगे। और जब आप इस पूरे कॉलम को ऐड कर दोगे तो आपको समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। और अब आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यू को जो कि यहाँ पर व्हाइट कलर से लिखी हुई है, इन सबको नॉर्मल इक्वेशन में पुट कर देना है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट दिस वैल्यूज, पुट these values in equation number 2 and 3, 2 and 3। देखिए ध्यान रखना, टेबल मैंने बाद में बनाई है क्योंकि यहाँ पर टेबल का स्पेस कम था। आपको टेबल पहले बनानी है, ये काम आपको बाद में करना है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 मैं कह देता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 3 मैं बोल देता हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए, तो आप जानते हैं पहले राइट हैंड साइड में पुट करते हैं, है ना। तो देखो ए समेशन एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, ये रहा समेशन एक्स स्क्वायर 204। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे 204a, 204a प्लस, उसके बाद ये है आपके पास एन बी, एन कितना है 8 है तो 8b आ जाएगा, इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई। तो चलिए समेशन एक्स वाई चेक करते हैं। 511.8, 511.8 ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करना है, हमने इसमें पुट किया ना, हाँ समेशन एक्स स्क्वायर 204 था, ये 8 था और ये समेशन एक्स वाई हमारे पास 511 था। ठीक, अब हम चलते हैं इस वाली इक्वेशन। देखो यहाँ पर एन ए, तो एन ए का मतलब है 8p, 8a प्लस, अब यहाँ पर देखो समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो कितना है, ये आपके पास है 1.5274, 1.5274 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपको देखना है समेशन y अपॉन एक्स, समेशन y अपॉन एक्स है ना 23.705, 23.705। ठीक है ना। और ये आपकी इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 5, सॉरी 5 नहीं होगी, ये 4 होगी, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ना सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड 5, सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5। और कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो आप कैलकुलेटर की हेल्प से इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अगेन आप मॉड का बटन प्रेस करेंगे, इक्वेशन को सेलेक्ट करेंगे, अननोन आपके पास 2 है, तो यहां से आपसे a1 की वैल्यू पूछी जाएगी, a1 कितना है 204, फिर आपसे b1 पूछा जाएगा तो वो 8 है, फिर उसके बाद c1 तो 511.8, उसके बाद यहां पर देखिए a2 कितना है 8 है, फिर इसको एंटर करेंगे b2 को तो 1.5274, उसके बाद c2 23.705 कितना आ जाएगा। अब ये पहला आंसर आपके पास आ गया। यहाँ से a की वैल्यू देखिए कितनी है, तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आएगी 2.39 2.39139। अच्छा b की वैल्यू देखिए जरा, b आएगा आपके पास 2.99,
2.9945 ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए और बी की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए और बी। अब यहां पर हम इन दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर देते हैं। देखिए हो सकता है जब आप कैलकुलेशन करें तो यहाँ माइनस बुक के साथ और आपका आंसर में माइनस का डिफरेंस आ जाए। वो माइनस आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, मैं आपको बता दूं ज्यादा नहीं आएगा। वो इसलिए आ सकता है कि कभी कभी क्या होता है कि जो बुक में पॉइंट के बाद, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, हमने यहाँ पर लिखा 1.5274 और मान लो कहीं पर बुक में केवल यहाँ तक लिखा 52 या हमने 52 लिख दिया और वहां तक आगे तक लिखा है, तो थोड़ा बहुत पॉइंटों की वजह से क्या हो सकता है, आंसर वेरी कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो ये वैल्यू मैंने लिखी है, अभी तो इसके बाद नंबर और भी थे लेकिन और नंबर मैंने नहीं लिखे हैं, तो थोड़ा बहुत माइनर सा वेरिएशन आ सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे आप ना, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो आगे चलते हैं और यहां पर लिख देते हैं पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप ए और बी को 1 में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और ए और बी, y इक्वल टू ए एक्स, तो y इज इक्वल टू ए कितना था, ए था हमारे पास 2.39 है ना, 2.39139 एक्स नहीं था ना, हाँ ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स, तो प्लस बी कहां पर है, बी हमारे पास था 2.99 और अपॉन में एक्स, अपॉन में क्या था, एक्स था। चलिए अब ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से ये भी आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, है ना। तो सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, उसके बाद तो आपको कैलकुलेशन करनी है। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट का। देखिए अभी तक जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको कराए, वहां पर तीनों ही क्वेश्चन कैसे थे मतलब इक्वेशन टाइप के थे, जहां पर आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन थी, है ना। लेकिन यहां पर आपके पास एक्सपोनेंशियल कर्व, यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। देखिए एक्सपोनेंशियल कर्व की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन है तो एक्सपोनेंशियल का ही टाइप, है ना। तो यहां पर हम एक्सपोनेंशियल वाला मेथड ही लगाएंगे। और मैंने आपको बताया था जब भी एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा, चाहे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो, आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग लेना। तो चलिए नॉर्मल इक्वेशन तो यहां पर मैंने इसकी लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि ये नॉर्मल इक्वेशन आई कैसे। देखिए तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये इक्वेशन कैसे आई। देखिए पहले इस वाली इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। देखिए कैसे ड्राइव होगी, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो y इज इक्वल टू ए बी की पावर में x, y इक्वल टू ए बी की पावर में x। अब आगे देखें जरा ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसमें लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में इसमें क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब देखिए लॉग लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा ना। और ध्यान रहे कि यहां पर आपको log टू द बेस 10 ही लेना है। तो यहां पर हम log टू द बेस 10 लेंगे और ये y हो जाएगा, यहां पर log टू द बेस 10 आएगा और ये a b की पावर में x हो जाएगा। अब आपको मालूम है यहाँ पर log के फॉर्मूले लगाने हैं। log के फॉर्मूले में आपको कई बार लिखवा चुका हूं, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। देखिए तो ये log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस log टू द बेस 10 b और यहां पर पावर क्या आ जाएगी, x, है ना। अब यहां पर फिर से log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये बन जाएगा log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस x मल्टीप्लाई में आ जाएगा log टू द बेस 10 b और x आ गया मल्टीप्लाई। अब यहां से आप देख सकते हैं ये वाली जो लेफ्ट वाली साइड है इसको हम मान लेंगे कैपिटल Y। ये क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हमने दूसरा कांस्टेंट एज्यूम कर लिया कैपिटल A। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने एज्यूम कर लिया कैपिटल B। और ये हमारा स्मॉल x वैसे ही रहा और ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनके तैयार हो गई। यानी कि दिस एक्सपोनेंशियल कर्व इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रेट लाइन।
अब आपको अपना आगे क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन की तरीके से ही क्या करना है, प्रोसीड करना है, और इसी स्ट्रेट लाइन की आप क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। अब स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन आपको लिखना आती है, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे और अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और वहां से आप क्या निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए ध्यान दीजिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आज मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पहले बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑब्टेन अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म, तो यहां पर देखिए आपके पास जो फॉर्म मैंने आपको अभी भी समझाई वही फॉर्म आ गई, ठीक है ना। फॉर द फॉलोइंग डेटा बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड से हमें इस डेटा के लिए क्या बनाना है, इस कर्व के अंदर डेटा फिट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको जो काम मैंने यहां पर किया ये काम आपको क्वेश्चन के अंदर करना पड़ेगा ना, रिपीट करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ कर्व। तो यहां पर जो गिवन कर्व है उसकी इक्वेशन मैं सबसे पहले लिखूंगा यहां पर। तो गिवन कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए बी की पावर में x ना। ये तो हमारे पास इक्वेशन होगी। अब हम लिखेंगे इसकी नॉर्मल फॉर्म, क्या लिखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। ना नॉर्मल इक्वेशंस, अब जरा ध्यान दें नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी। नॉर्मल इक्वेशंस के लिए एक मिनट, नॉर्मल इक्वेशन से पहले आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, सेम आपको ये प्रोसीजर रिपीट करना है, सेम प्रोसीजर को क्या करना है, रिपीट करना है। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, कौन सा लॉग लेना है, लॉग टू द बेस 10। यहां पर हम लॉग टू द बेस 10 लेंगे दोनों तरफ। तो लॉग टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a b की पावर में x। log की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस log टू द बेस 10 और b की पावर x। नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं क्या करना है ना, फिर से प्रॉपर्टी लगानी इस वाले पार्ट में। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, log टू द बेस 10 y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a प्लस x मल्टीप्लाई में आ जाएगा log टू द बेस 10 log टू द बेस 10 b और मल्टीप्लाई में आएगा x। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिए, है ना पुट, मैंने वहां पर जो चीज डायरेक्ट लिखी थी वहां पर मैं पुट कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे काम आएगी आगे चल के। देखिए जरा पुट, क्या पुट करेंगे, देखिए यहां पर मैं कुछ चीजें पुट करने जा रहा हूं। आप यहां पर log टू द बेस 10 y को पुट करेंगे कैपिटल Y, है ना। log टू द बेस 10 a को पुट करेंगे कैपिटल A क्योंकि ये कांस्टेंट है, और log टू द बेस 10 b इसको आप पुट कर देंगे कैपिटल B क्योंकि अगेन ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसको ध्यान रखना ये वेरिएबल है इसीलिए कैपिटल Y पुट किया है और वो x भी वेरिएबल है। तो ये जब आप सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपके पास एक नई इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। देखिए क्या बनेगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू log टू द बेस 10 a को हमने कैपिटल A मान लिया, कैपिटल A प्लस बी एक्स, एक्स याद रखना एक्स स्मॉल है ना। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन के क्या हो गई, तैयार हो गई। अब इसके आप लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन, यहीं पर लिख देता हूं नॉर्मल इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन सभी स्टूडेंट्स को लिखनी आती हैं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो यहां पर कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी बाहर रहेगा और समेशन x। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x से मल्टीप्लाई करो, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बाहर रहेगा, समेशन x प्लस बी बाहर रहेगा और समेशन एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास दो नॉर्मल इक्वेशन हो गई। अब इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि वापस हमें ए और बी को यही पुट करना है ना। अब क्योंकि हमें इन तीनों इक्वेशन की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं एक काम करता हूं, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2
इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। और इसकी भी हमें रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ए और बी को हम यहाँ पर पुट करेंगे। वैसे यहाँ पर हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसको हम नहीं मानते, इसको मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ये हमारी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। तो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन आ चुकी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें समेशन y निकालना है और समेशन x निकालना है, समेशन एक्स वाई निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है। n कितना है, तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो चलिए आगे चलते हैं, टेबल हमने पहले से ही बना रखी है ना, और n हमारे पास क्या है 5 है। तो ये x और y, क्योंकि हमें यहाँ पर समेशन x चाहिए, समेशन x हमें चाहिए, तो हमने क्या करा x वाले कॉलम को ऐड कर दिया, समेशन y नहीं चाहिए तो इसको ऐड नहीं करा। तो को ध्यान रखना यहाँ पर गलती नहीं करनी है, आपको समेशन कैपिटल Y का चाहिए, स्मॉल y का नहीं चाहिए। तो स्मॉल y का समेशन पुट मत कर देना ना, तो ये स्मॉल y है, इसका समेशन नहीं चाहिए, हमें कैपिटल Y का समेशन चाहिए। अब ये कैपिटल Y है कितना, जरा ध्यान दो, कैपिटल Y log टू द बेस 10y है, तो यहाँ पर मैंने कैपिटल Y इक्वल टू log टू द बेस 10y लिख दिया। अब जरा ध्यान देना, अब आपको कैपिटल Y फाइंड करना है, कैसे फाइंड होगा, आप log टू द बेस 10y कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप अपना कैलकुलेटर का यूज करेंगे, कैलकुलेटर में अगर आप ध्यान देंगे आपके कैलकुलेटर में एक log का बटन है जिस पर ऊपर लिखा LOG log, ये log टू द बेस 10 है, आप उसको प्रेस करेंगे, log को प्रेस करेंगे और उसके बाद log y, ये 8.3 है, तो यहाँ पर 8.3 इसके बाद एंटर कर देंगे। जैसे आप इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी 0.9191, और आगे भी मिलेगी, लेकिन आपको 4 डिजिट तक लिख लेना सफिशिएंट है, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो ज्यादा समय कंज्यूम होगा। बात समझ में आ गई। उसके बाद आप यहाँ पर फिर से लॉक का बटन प्रेस करेंगे और 15.4 लिखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप यहाँ पर कैपिटल Y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और इसमें ध्यान रखना आपको लॉग के बाद y लिखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद एक्स स्क्वायर आपको चाहिए, तो x का कॉलम ये रहा, इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए। फिर आपको एक्स वाई चाहिए, अब ध्यान रखना स्मॉल x और कैपिटल Y, तो ये रहा स्मॉल x और ये रहा कैपिटल Y, आपको इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी इसका और इसका मत कर देना, स्मॉल x और कैपिटल Y यहां पर लिख देंगे। फिर आप क्या करेंगे, देखिए आपको समेशन x चाहिए था, आपने इस कॉलम को ऐड करा, आपको समेशन कैपिटल Y चाहिए था, आपने इस कॉलम को ऐड करा, समेशन y मिल गया। इसको ऐड करेंगे समेशन x स्क्वायर मिल जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो समेशन एक्स वाई मिल जाएगा। और उसके बाद इन सभी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 और 6 में पुट कर देंगे। तो देखिए यहां पर पुट these values इन इक्वेशन नंबर क्या है यहाँ पर हमारे पास 5 और 6 में इनको पुट करेंगे, 5 एंड 6। तो चलिए पुट करते हैं और देखते हैं कितना आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 पे चलते हैं, एन ए प्लस बी समेशन एक्स, तो एन कितना है 5, तो पहले हमारे पास आ जाएगा 5a प्लस समेशन एक्स इंटू बी, तो समेशन एक्स कितना है, समेशन एक्स हमारे पास 20 है, तो ये 20b आएगा, इज इक्वल टू, अब इक्वल टू में देखते हैं कितना आएगा, इक्वल टू में हमारे पास है समेशन y, तो समेशन y को इक्वल टू में लिख देंगे, समेशन y है आपके पास 7.5455। आगे चलते हैं और इक्वेशन नंबर 6 में डेटा को पुट करते हैं। 6 क्या है, देखो 6 में राइट हैंड साइड में a समेशन x, यानी कि समेशन x इंटू a, यानी कि 20a, तो ये तो आ जाएगा 20a प्लस, अब b के साथ देखो क्या आ रहा है, b के साथ यहाँ पर समेशन एक्स स्क्वायर है, तो समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करो कितनी है 90, तो यहाँ पर 90b आ जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई का कॉलम ये रहा, तो 33.1812। अब अगेन आप अपने कैलकुलेटर का यूज करेंगे और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनका आंसर नीचे लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल ए कितना आएगा और कैपिटल बी कितना आएगा, जरा ध्यान दीजिए, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और यहाँ पर इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे, अननोन आपके पास 2 है। अब यहाँ पर देखो a1 कितना है, a1 5 है, 5 को एंटर किया मैंने,
फिर B1 कितना है 20 को एंटर किया मैंने, फिर C1 कितना है 7.5455, फिर इक्वल प्रेस करा A2 कितना है 20, फिर इक्वल प्रेस करा B2 कितना है 90, फिर इक्वल प्रेस करा C2 कितना 33.1812, और जैसे ही मैं इक्वल प्रेस करूंगा कैपिटल ए की वैल्यू आ जाएगी, और यहां पर कैपिटल ए की वैल्यू आ रही है 0.309 है ना 4, ये वैल्यू आएगी। इसको राउंड ऑफ करके आप 0.31 भी लिख सकते हैं। फिर से इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 0.299 आएगा, 0.2999, इसको राउंड ऑफ करके आप 0.3 भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब आप इस ए और बी को यहां पर मत पुट करिए क्योंकि हमारा ये तो आंसर होगा नहीं। अब हम क्या करते हैं, इस ए और बी की हेल्प से, देखो ए और बी की हेल्प से स्मॉल ए और स्मॉल बी को फाइंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर होगा उसमें हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए ना। तो अब हम क्या करेंगे, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3। देखिए जरा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक स्लाइड यहाँ पर पहले मैं ऐड कर देता हूं। देखिए ना, अब क्या करेंगे, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3, ए को 3 में पुट करो, तो पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहां पर ए को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने जा रहा हूं, देखिए क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। अब ए हमारे पास 0.3094 है ना। पहले यहां से देखो जरा, log टू द बेस 10a, log टू द बेस 10a, log टू द बेस 10a इज इक्वल टू कैपिटल ए कितना है 0.3094, 0.3094 ये आपके पास है। अब यहां से आप a कैसे निकालेंगे, देखिए a इज इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग 0.3094। अब ये एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेट करनी आती होगी, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो आप इसमें क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप यहां पर एंटी लॉग जब आप लेंगे तो आपको पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करना होगा, शिफ्ट का बटन। उसके बाद फिर से आप लॉग वाला ही बटन प्रेस करेंगे, तो इस बार आपका लॉग जब आप बटन प्रेस करेंगे, क्योंकि आपने पहले शिफ्ट प्रेस किया है, तो अब ये एंटी लॉग आएगा और एंटी लॉग आ जाएगा। इसके बाद इसकी वैल्यू लिख दीजिए 0.3094, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 2.0389, 2.0389, ठीक है ना। अगर आप वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते तो थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता, अगर आप वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेते तो ये थोड़ा सा वेरिएशन देखने को आपको मिल जाता है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ अब आगे क्या करें, अब हमें यहां पर कैलकुलेट करना है बी को, है ना। तो इस कैपिटल बी को पुट करेंगे कहां पर, कैपिटल बी को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, लॉग टू द बेस 10b। तो यहां पर मैं लिखूंगा पुट कैपिटल बी इन इक्वेशन नंबर 4। तो कैपिटल बी को जब आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए कितना आएगा, लॉग टू द बेस 10b इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 क्या थी हमारी, लॉग टू द बेस 10b इक्वल टू कैपिटल बी, इक्वल टू में कैपिटल बी की वैल्यू को पुट करूंगा मैं। कैपिटल बी कितना है 0.2999, 0.2999 ये वैल्यू है। अब यहां से फिर से हम क्या करेंगे, एंटी लॉग का यूज करेंगे। देखिए जरा, अब यहां पर b कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू एंटी लॉग और एंटी लॉग 0.2999, और यहां पर आप जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगेन आप क्या करेंगे, अगेन आप पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर लॉग का बटन प्रेस करेंगे, तो एंटी लॉग आ जाएगा और इसके आगे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.2999, है ना। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1.99 ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो देखो आपके पास ए की वैल्यू भी आ चुकी, आपके पास बी की वैल्यू भी आ चुकी, है ना। अब आपको क्या करना है ना, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1।
ए और बी को उठा करके आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो पुट 1.99, इसके आगे एक दो डिजिट और लिख देता हूँ, 1.994 और 4 के बाद है हमारे पास यहाँ पर ए। ठीक है ना। चलिए नाउ पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 1। और जब आप ए और बी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। y इज इक्वल टू ए बी की पावर x, y इज इक्वल टू ए कितना आया 2.0389, ए तो ये आ गया, a इंटू बी की पावर x, बी क्या है ये रहा, 0. नहीं 1.9948 की होल पावर x, और यही हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है ना, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक्सपोनेंशियल कर्व है तो पहले आप नॉर्मल इक्वेशन बनाने से पहले आप उसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग, और जब स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे, फिर टेबल बनाएंगे, है ना, वहां से कैपिटल ए और कैपिटल बी निकालेंगे, उसके बाद स्मॉल ए स्मॉल बी निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन आज का, और वो है हमारे पास इस कर्व के ऊपर बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन देखिए क्या है, यहां पर कर्व जो दिया आपको, वो कर्व दिया पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी, पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी, जो कि आप लोग पहले भी फिजिक्स में बहुत बार पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर पी क्या है प्रेशर है, वी क्या है वॉल्यूम है, और गामा क्या है एडियाबेटिक कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर हमें उसकी फिजिक्स से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें सिर्फ कैलकुलेशन वर्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मैथमेटिक्स की तरह इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या है, पहले इसको नॉर्मल इक्वेशन, इसकी जो नॉर्मल इक्वेशन है वो ये आएगी। अब ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे आई पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, इसकी नॉर्मल इक्वेशन को ड्राइव करना मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल नहीं, पहले इसको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे, पहले इसको करेंगे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो इक्वेशन है वो पी वी की पावर गामा इक्वल टू सी है ना। मैं एक काम करता हूँ, वी की पावर गामा को उधर ले चलते हैं, तो पी इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर गामा। अगर आप डायरेक्ट यहां पर भी लॉग ले लेंगे ना तो भी गलत नहीं होगा, तब भी सही आएगा। ये आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू सी और V की पावर में माइनस गामा, गामा कहां चला गया ऊपर चला। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसमें क्या करेंगे लॉग लेंगे। तो चलिए दोनों तरफ हम यहां पर लॉग ले लेते हैं, देखिए कितना आएगा। तो ये बनेगा हमारा log P इज इक्वल टू log सी वी की पावर माइनस गामा। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा log P इज इक्वल टू log C प्लस log V की पावर में माइनस गामा। फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे log की, तो ये बन जाएगा log P इज इक्वल टू log C कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पर अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस गामा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बनेगा माइनस का गामा और log V। अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करना है जरा यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, जो ये log P है, क्योंकि यहाँ पर P और V वेरिएबल है, तो log P को हम कैपिटल Y मान लेते हैं। तो पुट log P, यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, log P को कैपिटल Y मान लेते हैं। log C क्योंकि कांस्टेंट है, log C क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हम कैपिटल A मान लेते हैं। और यहां पर जरा ध्यान दो, log V वेरिएबल है, तो log V को हमें मानना पड़ेगा x। तो यहां पर log V क्योंकि वेरिएबल है, तो log V को हमने मान लिया कैपिटल X। क्या मान लिया, कैपिटल X मान लिया। बात समझ में आ गई। अब ये माइनस गामा, अगेन यहां पर माइनस गामा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इस माइनस गामा की जगह पर हम पुट कर देते हैं कैपिटल B, एक दूसरा कांस्टेंट, जिससे कि हमारी जो इक्वेशन है वो पहले के जैसी बन जाए। जब आप ये सारे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको देखिए क्या मिलेगी। तो ये सारे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आपको यहाँ log P की जगह आप कैपिटल Y पुट कर चुके होंगे, log C की जगह पर आप कैपिटल A पुट कर चुके होंगे, प्लस माइनस गामा की जगह आप B पुट कर चुके होंगे, और log V की जगह आप X पुट कर चुके होंगे।
तो ये इक्वेशन आपके पास बन के तैयार हो जाएगी स्ट्रेट लाइन की, और उसके बाद आप इस स्ट्रेट लाइन की क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे जो यहां पर लिखी हुई। तो स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन सभी को लिखनी आती है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर ध्यान रहे, यहां पर y भी कैपिटल है, x भी कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। अब इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले द प्रेशर ऑफ द गैस कॉरस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम V इज मेजर्ड गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पर ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ये प्रेशर गिवन है। सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है और प्रेशर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें यह यूनिट पे भी ध्यान नहीं देना क्योंकि यूनिट तो सब सेम ही है। देखिए ये आपके पास वॉल्यूम है, ये आपके पास प्रेशर है। ठीक, हमें क्या करना है, फिट द डेटा इन द इक्वेशन। हमें इस डेटा को इस इक्वेशन में फिट करना है, यानी कि एडियाबैटिक इक्वेशन के अंदर हमें इस डेटा को फिट करना है। तो क्या प्रोसीजर होगा करने का, अगेन प्रोसीजर आपका पूरी तरीके से सेम रहेगा। पहले आप कर्व की इक्वेशन को लिखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो यहां पर मैं कर्व की इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या होगी, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारी क्या है, इक्वेशन है कर्व की। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि फाइनल आंसर हमें यहीं से मिलेगा। ठीक है ना, फाइनल आंसर हमें यहीं से मिलेगा। हमें एक्चुअल में यहाँ पर गामा और सी को फाइंड करना है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया उसी चीज को रिपीट करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर दोनों साइड में लॉग लेता हूँ, देखिए क्या आ जाएगा। लॉग लेने से पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं ना, थोड़ा सा जैसे हमने अभी किया था उसको इसी तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर यह आ जाएगा P इज इक्वल टू सी अपॉन वी की पावर में गामा। तो P इज इक्वल टू सी वी की पावर में माइनस गामा, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका लॉग ले लेंगे। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, देखिए जरा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड इसमें लॉग लेंगे। तो जब आप दोनों साइड इसमें लॉग लेंगे, देखिए क्या आ जाएगा, लॉग P इज इक्वल टू लॉग सी वी की पावर में माइनस गामा। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो यहां पर लॉग P, है ना, क्या आ जाएगा, लॉग P। देखिए जरा, तो log P इज इक्वल टू log C, और यहां पर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस गामा और log V आ जाए। ठीक है ना, कैसे आया मैं अभी आपको बता चुका। ठीक है, चलिए अब यहां पर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट। अब देखिए यहां पर आपको क्या पुट करना है, आप यहां पर log P को पुट करेंगे कैपिटल Y, उसके बाद log C को आप यहां पर पुट करेंगे कैपिटल A, और log V को पुट करेंगे आप, log V को पुट करेंगे आप X। तो यहां पर इनको हम मान लेते हैं, देखिए इक्वेशन की ध्यान देते हैं पहले, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। चलिए अब यहां पर चलिए, देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक और रह गया अभी, क्या रह गया, माइनस गामा। तो माइनस गामा को आप पुट कर देंगे कैपिटल बी, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। और जब ये सारे सब्स्टिट्यूशन आप इस इक्वेशन के अंदर कर देंगे तो आपको एक नई इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज यहां पर आपके पास कैपिटल वाई आ रहा होगा, ये लॉग सी की जगह आपके पास कैपिटल ए आ जाएगा, प्लस और माइनस गामा की जगह बी आएगा, और लॉग वी की जगह एक्स आएगा कैपिटल का, है ना, कैपिटल, ये कैपिटल एक्स था। ठीक, तो ये हमारे पास बन के तैयार हो गई इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग लिखनी है। नाउ नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको पता कैसे लिखी जाएगी। तो यहां पर दो नॉर्मल इक्वेशन बनेंगी क्योंकि दो ही कांस्टेंट है, दैट इज समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी
समेशन कैपिटल एक्स, है ना। और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स से मल्टीप्लाई करके, तो समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए बाहर रहेगा, समेशन एक्स प्लस बी बाहर रहेगा और समेशन एक्स स्क्वायर। तो यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 6 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो गई 7। अब हमें क्या करना है, देखो हमें समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, समेशन एक्स चाहिए, समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए। तो इस गिवन डेटा की हेल्प से ये सारे समेशन हम फाइंड करेंगे। अच्छा यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर n आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 यानी कि n की वैल्यू है 5, नंबर ऑफ डेटा हमारे पास 5। तो यहाँ पर मैं n की वैल्यू लिख देता हूँ 5। नाउ अब क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यूज, पुट these values in put these values in equation number 6 and 7। इन सभी वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 में पुट कर दें, तो देखिए क्या मिलेगा 6 7 में पुट करके, जरा ध्यान देंगे। इक्वेशन नंबर 6 को देखो जरा ध्यान से, एन ए प्लस बी एन ए यानी कि 5a आ जाएगा, एन ए का मतलब है 5a। तो यहां पर हमें मिला 5a प्लस, आगे देखो जरा यहां पर b समेशन x यानी कि समेशन x कितना है भाई, समेशन x, ये रहा आपके पास समेशन x। देखो यहां पर एक बार मैं टेबल भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये v का कॉलम है, ये v है, तो हम एक कॉलम v का बनाएंगे, एक p का बनाएंगे और दोनों की वैल्यू लिख देंगे। देखो यहां पर ये v का कॉलम, ये p का कॉलम, इनका समेशन नहीं करा क्योंकि हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन में कहीं भी v और p का समेशन नहीं है। हमारे पास समेशन x है, तो हमें पहले x निकालना पड़ेगा। x किसके इक्वल है, log टू द बेस 10v। देखो यहाँ पर log टू द बेस 10v है, तो यहाँ पर आप फिर से आपको क्या करना है, log टू द बेस 10 लेना है। तो आप यहाँ पर log का बटन प्रेस करेंगे और log का बटन प्रेस करने के बाद वहां पर आप v पुट करेंगे, v कितना 50। तो अगर आप log 50 पुट कर देंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 1 log 1.6997, एग्जैक्टली यही वैल्यू आपको मिलेगी कैलकुलेटर में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप सारी वैल्यू निकालेंगे, फिर y की सारी वैल्यू निकालेंगे जो कि log टू द बेस 10p है, p ये लिखा हुआ। फिर उसके बाद इस कैपिटल X कैपिटल Y का मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे और इस x का स्क्वायर करके यहां लिखेंगे। कैलकुलेशन बड़ी है, बिना कैलकुलेटर के बिल्कुल नहीं हो पाएगी, आपको कैलकुलेटर का ही यूज करना है, ठीक है। फिर इन सभी कॉलम का समेशन कर देंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो 5a इक्वेशन नंबर 6 में क्या था हमारे पास, n5 है, 5a प्लस b समेशन x। तो समेशन x कितना है, समेशन x ये रहा 9.27 646 और b इक्वल टू में क्या आ रहा है, पहली इक्वेशन में समेशन y आ रहा है, तो इक्वल टू में समेशन y भी बड़ी वैल्यू है 8.3387 ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देखिए यहां पर इक्वेशन नंबर 7 में a समेशन x, तो a कितना है, समेशन x कितना है 9.27, तो यहां पर ध्यान से लिखेंगे 9.27646a प्लस, अब b को देखो जरा, हाँ समेशन ए एक्स हो गया। अब समेशन एक्स स्क्वायर इंटू बी, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू बी, ये वैल्यू लिखनी है 17.27176 इक्वल टू में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए, समेशन एक्स वाई। अब यहां पर समेशन एक्स वाई कहां है, ये, तो मैं एक काम करता हूं, स्पेस नहीं बचा, नीचे को लिख देता हूं 15.62954, ये हमें मिल जाए, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 8 और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 9। अब क्या करेंगे आप, सॉल्व 8 एंड 9। कैसे सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर से। तो यहां से आपको कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलेगा, तो ये कैपिटल ए और कैपिटल बी को मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूं, है ना। कैपिटल ए और कैपिटल बी को हम लिखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए
तो कैलकुलेटर का यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फिर से अगेन आप इक्वेशन में जाएंगे, अननोन 2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि दो ही अननोन है। a1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, तो आप 5 एंटर कर देंगे। b1 की वैल्यू 9.2764646। उसके बाद c1 है 8.43387। उसके बाद a2 ये आपके पास है 9.27646। उसके बाद b2 ये रहा 17.27176। और उसके बाद c2 15.62954। और जैसे आप इक्वल प्रेस करेंगे आपको कैपिटल ए की वैल्यू मिल जाएगी। और कैपिटल ए आपके पास यहां पर आ रहा है, कैपिटल ए 2.2248, 4 डिजिट तक लिख दिया मैंने। फिर कैपिटल बी को चेक करेंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस में 0.2899, ये आपके पास आ जाएगा ए और बी। अब देखिए जरा ध्यान से, ए और बी आपके पास आ चुका है। अब आप ए और बी को कहां पुट करेंगे, ए और बी, हाँ ए को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, log c इक्वल टू ए, log c इक्वल टू ए। देखो यहां पर मैंने log टू द बेस 10, ध्यान रहे सब में बेस 10 है, सब में बेस क्या है 10, log टू द बेस। चलिए तो यहां पर आप ए को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में ना, पुट ए इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब आप ए को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, log टू द बेस 10 c इज इक्वल टू 2.2248। यहां से c क्या आ जाएगा, एंटी लॉग 2.2248। और यहां पर इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपको c की वैल्यू मिलेगी। और एंटी लॉग के लिए आपको क्या करना है, एंटी लॉग के लिए आपको पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर लॉग का बटन प्रेस करना है और उसके बाद एंटी लॉग आ जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे आप 2.2248, इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी सी की 167.8031, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से सी की। अब हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें गामा की वैल्यू भी चाहिए। गामा देखिए गामा कितना आएगा जरा ध्यान दीजिए। गामा के लिए आप क्या करेंगे, आप बी की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट बी इन इक्वेशन नंबर 4 है कि 5 है, चेक कर लेते हैं एक बार। पुट बी इन इक्वेशन नंबर 5, पुट बी इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है जरा ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 5 है माइनस गामा इज इक्वल टू बी, और बी कितना है, बी हमारे पास है माइनस का 0.2899। तो यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो गया और गामा की वैल्यू आ गई 0.2899, ये हमारे पास आ गया गामा। अब आपको क्या करना है, सी और गामा को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना। नाउ पुट सी एंड गामा इन इक्वेशन नंबर 1। और जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 में सी और गामा को पुट करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, दैट इज पी वी की पावर में गामा, तो पी वी की पावर में 0.2899 इज इक्वल टू सी, और सी कितना है 167.8031, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ये इस क्वेश्चन का क्या है, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको इससे पहले जो हमारे 2 लेक्चर हुए थे उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन के आपको 2 क्वेश्चन कराए, पैराबोला के आपको क्वेश्चन कराए, एक्सपोनेंशियल कर्व के भी कराए। आज मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन कराने की कोशिश करी है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है अब तक। बात समझ आ रही है, इनसे अलग कोई और क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, जितने भी पूछे गए थे सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अगर बाई चांस आपका इससे भी अलग कोई क्वेश्चन आ जाता है ना, कोई और भी कर्व आ जाता है, तो क्योंकि आपको नॉर्मल इक्वेशन बनानी आ चुकी है,
आप किसी की भी नॉर्मल इक्वेशन बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए 2-3 कर्व की नॉर्मल इक्वेशन और मैं आपको बता देता हूं, है ना, जिससे कि आपको अगर नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी आती होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कर्व है, मैं इसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए 2-4 कर्व और बता रहा हूं कि उनकी नॉर्मल इक्वेशन कैसे बनेगी। देखो इसकी नॉर्मल इक्वेशन आपको बनानी है तो सबसे पहले तो ये कर्व जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेफ्ट में केवल y होना चाहिए, बाकी सब x राइट में होना चाहिए। तो आप इसमें x को राइट साइड ले जाओ, देखो ये b अपॉन एक्स हो जाएगा और यहाँ x x कट जाएगा, है ना, तो ये a बचेगा, तो a प्लस बी अपॉन एक्स। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसकी हमें क्या लिखनी है, नॉर्मल इक्वेशन। तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर a के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो आप पहले इस इक्वेशन का समेशन ले लेंगे, समेशन y, यहाँ समेशन a हो जाएगा na, b बाहर रहेगा समेशन 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ b x से डिवाइड हो रहा है तो पहले पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, तो ये y अपॉन एक्स बनेगा, तो देखो y अपॉन एक्स का समेशन, फिर ये a अपॉन एक्स बनेगा तो a बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स का समेशन, और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, b बाहर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समेशन। कितना आसान है, मतलब कोई भी कर्व आपके पास आ जाए आप आसानी से उसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं, और उसके बाद जो डेटा दिया होगा उस डेटा में से ये सारी वैल्यू फाइंड करेंगे और आसानी से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये भी आता है तो आप आसानी से कर लेंगे। और देखिए इसको देखो, इसकी आपको नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है। अब देखो एक्सपोनेंशियल कर्व होगा तो लॉग लेंगे, एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं होगा तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही करेंगे। देखो ये भी एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है तो आप इसमें देखो a के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर, तो पहले इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनेगा। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 और प्लस बी एक्स बनेगा, क्योंकि एक्स एक्स कट जाएगा। और अब इसका ले लेंगे आप समेशन, क्या करेंगे, इसका समेशन आप ले लेंगे। तो इसका जब समेशन ले लेंगे तो पहली नॉर्मल इक्वेशन आपके पास बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर b x से डिवाइड हो रहा है तो पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू a अपॉन एक्स, क्योंकि एक x से एक x कट जाएगा, सॉरी a अपॉन एक्स नहीं ax, एक x से एक x कट जाएगा, प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर, और उसके बाद आप इसका समेशन ले लीजिए तो आपके पास सेकेंड इक्वेशन भी आ जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही है? कितना आसान है किसी भी कर्व की इक्वेशन को लिखना। इसको देखो जरा, y इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स सी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो a के साथ कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, x नहीं आ रहा है, तो पहले इस एज इट इज इक्वेशन का समेशन ले लेंगे। तो देखो इस एज इट इज इक्वेशन का समेशन ये आ गया, समेशन y एन ए बी समेशन 1 अपॉन एक्स समेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद b x से डिवाइड हो रहा है तो इस पूरी इक्वेशन को पहले x से डिवाइड करो और उसके बाद समेशन ले लो। तो जब आप पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स आ जाएगा, समेशन यहाँ 1 अपॉन एक्स बनेगा, समेशन 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पर एक्स क्यूब बन जाएगा। उसके बाद पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो y अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये 1 अपॉन एक्स क्यूब बन जाएगा और ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बन जाएगा। तो आप यहाँ पर अपने आप देख सकते हैं कि सब चीजें कितनी आसान है ना। और यहाँ पर एक दो कर्व हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख के देता था, आप अपने आप प्रैक्टिस कर लेना। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर b, इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है, a x की पावर b। तो अगेन ये एक्सपोनेंशियल टाइप का कर्व है, आप इसमें लॉग लेंगे, पहले क्या लेंगे, इसमें लॉग लेंगे, है ना। इस तरह से भी आपको दिया जा सकता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो a के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो एज इट इज इसका समेशन ले लेंगे। यहाँ b के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है तो पहले पूरे को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद समेशन ले लेंगे। तो मुझे लगता है अगर आपको सब समझ में आ गया है तो अब इस मेथड का चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको नॉर्मल इक्वेशन बनाना आना चाहिए, टेबल आपको बनानी है, कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी है, तो बहुत सिंपल है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, और देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, 3 ही आपको यहाँ पर डीपी पे टोटल 8 क्वेश्चन हो गए। इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, तो जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और जो डीपीपी में दिए हैं, इससे ज्यादा यहाँ पर आपको करने की जरूरत नहीं, इतने ही सफिशियंट है। आप अगर डीपीपी के क्वेश्चन भी ना करें, केवल जितने मैंने सॉल्व कराए अगर आप उनको ही कर लें तो आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक का सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी आप जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए उनको प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।